हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण से समास को लेकर आए हैं और इस समास से आपके कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर आना तय है। ठीक है दोस्तों, उस 2 नंबर को देखते हुए आज हम आपके बीच में समास लेकर उपस्थित हैं। आज हम इस समास के विषय में जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें सीखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा हम देखेंगे। आपसे यहाँ पर समास की परिभाषा नहीं पूछेगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको समास या तो पहचानना होगा या तो समास का विग्रह करना होगा। बस इसी 2 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिकांशतः समास पहचानने का प्रश्न किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के रहेंगे और ये 2 नंबर आपके हाथ से चूकने न पाए, इस दृष्टिकोण से हम आपके बीच में समास को लेकर उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले समास की परिभाषा। समास की परिभाषा होती है जब 2 शब्दों को जोड़कर बनाया गया नया शब्द, ठीक बात समझ में आ रही है, 2 शब्दों को संक्षिप्त कर जो नया शब्द बनाया जाता है, इसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। सरल शब्दों में बता रहा हूं, हालांकि इसकी परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन आपको परिभाषा से मतलब नहीं है। बस आप इतना जाने कि जब 2 शब्दों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाया जाए या 2 वाक्यांशों को संक्षिप्त कर एक नया शब्द तैयार किया जाए तो वही समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जब शब्दों को जोड़ते हैं, ठीक है, जब शब्दों को जोड़ते हैं या संक्षिप्त करते हैं तो वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और जब जोड़ते हैं तो वह आपका कहलाता है सामासिक पद। क्या कहलाता है? सामासिक पद। जुड़ा हुआ जो शब्द होता है वो सामासिक पद कहलाता है। और शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया आपका सामासिक विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सामासिक विग्रह कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि अभी इनकी चर्चा होनी है इसलिए इसको हमने बता दिया। शब्दों को जोड़ना सामासिक पद, शब्दों को अलग करना सामासिक विग्रह। कैसे देखते हैं? जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार, तो यहां पर आप देख रहे हैं राजा का कुमार का मतलब होता है राजकुमार। क्या होता है? राजकुमार। अब इन शब्दों को जो जोड़कर नया शब्द तैयार किया गया है यही आपका कहलाता है सामासिक पद। यही क्या कहलाता है आपका? यही आपका कहलाता है सामासिक पद। और इस शब्दों को तोड़कर जो अलग किया गया है इसे हम कहते हैं सामासिक विग्रह। क्या कहते हैं दोस्तों? सामासिक विग्रह। अब बात समझ में आ गई? मतलब शब्दों को जोड़ना सामासिक पद कहलाता है और शब्दों को तोड़ना अलग करना यह सामासिक विग्रह कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि जब शब्दों को अलग किया जा रहा है तो वहां से 2 पद मिलेंगे हमें। कितने पद मिलेंगे? 2 पद मिलेंगे। जैसे यहाँ राजा के कुमार में जब इसको अलग करेंगे तो एक आपको मिलेगा राजा और दूसरा आपको मिल जाएगा कुमार। क्या मिल जाएगा? कुमार। तो कहने का मतलब शब्दों को तोड़ने के बाद हमें 2 पद मिलते हैं, एक प्रथम पद और एक दूसरा वाला जो पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, या द्वितीय पद भी कह सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई? क्योंकि अभी बातों बातों में समझाते समय इनका नाम मैं लूंगा और यदि आप इसे नहीं जानते रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हम कह के क्या निकल गए। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यह आपका प्रथम पद कहलाएगा, ठीक है, और ये दूसरा वाला आपका उत्तर पद कहलाएगा या दूसरा पद कहलाएगा। ये बातें क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम आते हैं परिभाषा की चर्चा और उनसे जुड़ी हुई कुछ बातों की चर्चा हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं समास के प्रकार पर। समास कितने प्रकार का होता है तो आपको बताया जाएगा कि समास 6 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। पहला नंबर होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास।
ठीक है दोस्तों, समास नहीं लिखेंगे, केवल अव्ययी भाव लिखेंगे। ठीक है, पहला जो होता है वह आपका अव्ययी भाव समास होता है, दूसरा जो होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, और तीसरा जो होता है वह आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, और चौथा जो आपका होता है वह होता है द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? द्विगु समास होता है। और पांचवा जो होता है यह आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक, और छठा जो होता है ये आपका बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि समास। तो कहने का मतलब समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक, अच्छा, तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं, हालांकि इनसे आपसे मतलब नहीं है। अब सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं। आपको जो हाई स्कूल में पढ़ना है वह केवल इन्हीं 2 समासों को पढ़ना है आपको। किसको? एक द्विगु समास और दूसरा द्वंद्व समास। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं। बातें क्लियर हो गई क्या? समास की परिभाषा देख लिया, शब्दों को जोड़ना सामासिक पद कहलाता है, और शब्दों को अलग करना सामासिक विग्रह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब उस विग्रह में जो पहला पद होता है, पहला शब्द पहला पद कहलाता है, प्रथम पद, और दूसरा वाला शब्द द्वितीय पद या उत्तर पद कहलाता है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर कराया था मैं। अब समास 6 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दिखा दिया। और इस 6 प्रकार में जो आपके हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ना है, हाई स्कूल के जो सिलेबस में है आपका, और जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना है, वह आपके केवल 2 समासों में से पूछा जाएगा। यही 2 समास आपको पढ़ना है। तो चलिए पहला नंबर आते हैं हम, क्या? द्विगु समास। क्या दोस्तों? द्विगु समास। जी हाँ, यहां से आप 2 नंबर बड़े ही आराम से निकाल लेंगे। चलिए आते हैं द्विगु समास। अब द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम परिभाषा पर चर्चा करते हैं। ठीक, द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है? पहले तो हम परिभाषा देखेंगे, हालांकि परिभाषा से ज़्यादा मतलब आपको नहीं है, क्योंकि आपको परिभाषा पूछेगा ही नहीं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे उदाहरण पर, यही उदाहरण से काम बनने वाला है आपका। ठीक है, तो द्विगु समास की परिभाषा होती है कि जब किसी शब्द में, ठीक है, पहला पद, जब किसी शब्द में या जब किसी वाक्यांश में पहला पद संख्यावाची हो तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। क्या? पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या होता है? कोई संज्ञा होता है। क्या होता है? कोई संज्ञा होता है। इस प्रकार से जब किसी शब्द में पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद कोई संज्ञा हो, तो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा। क्या? चौराहा। चौराहा को अगर हम सामासिक विग्रह करें तो आपको मिलेगा चौ धन राहा। इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा चौ, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका? राहा। अब चौ का मतलब होता है 4, और राहा का मतलब होता है राहों का समूह। क्या? राहों का समूह। तो इसका जो पूरा अर्थ हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं पूरा जो सामासिक विग्रह बनेगा, वो 4 राहों का समूह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4 राहों का समूह। अब इस विग्रह में ये प्रथम पद होता है, ये द्वितीय पद होता है। तो हमने क्या बताया था कि जब प्रथम पद संख्यावाची हो, क्या? जब प्रथम पद संख्यावाची हो, दूसरा पद कोई नाउन या संज्ञा हो, तो वही आपका क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। तो अब बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जैसे चौराहा हो गया, पहला पद संख्यावाची है। तिरंगा हो गया। क्या हो गया? तिरंगा। तिरंगा में क्या है? ती मतलब 3 रंगों का समूह, इसलिए पहला पद संख्यावाची बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। त्रिफला। त्रिफला का मतलब 3 फलों का समूह। ठीक है। त्रिशूल। त्रिशूल। बात समझ में आ रही है ना? 9 ग्रह। 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रह। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऐसे शब्द जिनका पहला पद संख्यावाची होगा वो सब के सब आपके क्या कहलाएंगे?
द्विगु समास कहलाएंगे। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि बताइए त्रिफला कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो यहाँ ऑप्शन दे देगा और उस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में आपका द्विगु समास एक ठो जरूर रहेगा। तो जब आप जान लीजिए त्रिफला का मतलब होता है 3 फलों का समूह, अर्थात पहला पद संख्यावाची है, तो आपको द्विगु समास पर ही लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें, ये है कि हमने क्या कहा कि इसमें पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा होना चाहिए, तभी आपका द्विगु समास बनेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया कि क्या दे दिया द्विविंशति, क्या द्विविंशति, ठीक, द्विविंशति का मतलब शायद 22 होता है। द्विविंशति में समास है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला भी पद संख्यावाची है और दूसरा भी पद, क्योंकि द्विविंशति यहाँ पर 2 है, पहला भी संख्यावाची है और दूसरा भी संख्यावाची है। तो जब दोनों पद संख्यावाची होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका द्विगु समास नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में आपका द्विगु समास नहीं होता। जब दोनों पद संख्यावाची हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में द्विगु समास नहीं होता। इसे ध्यान में रखिएगा। वह आपके हो जाते हैं तब द्वंद्व समास। क्या हो जाते हैं? द्वंद्व समास हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों पद संख्यावाची रहेगा तो इस स्थिति में आपके द्विगु समास ना हो करके द्वंद्व समास हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा हमारी बात सुनकर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा पद कोई संज्ञा होगा तो द्विगु समास कहलाएगा। हमने आपको तमाम एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया। अब मेरे ख्याल से आप फंसने वाले नहीं हैं। पूछा जाएगा नवग्रह कौन सी समास है? द्विगु समास है, सीधी बात। त्रिशूल कौन सा समास है? द्विगु समास है। इस प्रकार से जो संख्यावाची रहेगा वो द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा है द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। दूसरा नंबर हमें पढ़ना है क्या? द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, अब इस द्वंद्व समास में हमें क्या पढ़ना? सबसे पहले हमें पढ़नी है परिभाषा। ठीक, इसकी परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हमें पढ़ना है इसका उदाहरण। ठीक, इसके और कुछ अन्य नियम पढ़ने हैं। अन्य नियम में बहुत ध्यान देना है। द्वंद्व समास की परिभाषा होती है कि ऐसे समास जिनके दोनों पद प्रधान हो। यहाँ पर क्या होगा? दोनों पद प्रधान होगा। ऐसे समास जिनके दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच में या तो योजक चिन्ह लगा हो, या फिर और हो, या फिर या हो, या फिर अथवा हो। ठीक है, इस प्रकार से यदि कोई समास है तो वह आपका द्वंद्व समास कहलाता है। मतलब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होना चाहिए, या तो या लगाना होना चाहिए, या तो अथवा लगा होना चाहिए, या फिर और लगा होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि दो शब्दों के बीच में ये सब देखने को मिल गए तो वह आपका द्वंद्व समास कहलाता है। बस इतना ही नहीं, उन दोनों पदों में जो हमने कहा कि दोनों पद प्रधान होते हैं, उन दोनों पदों में जैसे प्रथम और द्वितीय पद होता है ना, या उत्तर पद, ठीक, इन दोनों में विलोम का संबंध होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कौन सा संबंध होना चाहिए? विलोम का संबंध होना चाहिए, तभी आपका द्वंद्व समास बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब दो शब्दों के बीच में, इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है या तो योजक चिन्ह हो, या फिर या हो, या फिर अथवा हो, या फिर और हो। ठीक है, और दोनों पद प्रथम और उत्तर पद दोनों में विलोम का संबंध हो, विलोमतः का संबंध हो, विपरीत का संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में आपका द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे भाई बहन, भाई बहन,
जब आप योजक चिन्ह देख लेना तो तुरंत बता देना कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक, लाभ हानि, लाभ हानि। जब आप बीच में देख लीजिएगा योजक चिन्ह है तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, और यश और अपयश, ये कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। हमने कहा था बीच में और भी आएगा। ठीक है, दिन या रात, दिन या रात कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो कहने का मतलब परिभाषा आप यहीं से तैयार कर लीजिए, ऐसे समास जिसके दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच में या तो योजक चिन्ह लिखा हो, या तो और हो, या तो या हो, या अथवा हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। और एक चीज ध्यान देना है कि दोनों पद में विलोम का संबंध हो, विलोमतः का संबंध हो। जैसे भाई है, भाई का विलोम बहन समझ सकते हैं, लाभ का विलोम हानि समझ सकते हैं, यश और अपयश में विलोम का संबंध है, दिन और रात में विलोम का संबंध है। और ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पर दे दूं, दिन दिन, दिन दिन में समास है। अब बताइए दिन और दिन में कौन सा समास है। तो बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो देख लिए बीच में योजक चिन्ह है और फट से लगा दिए क्या, द्वंद्व समास। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, योजक चिन्ह तो लगा है, सही है, लेकिन एक शर्त जो सबसे बड़ी है विलोम वाली, जरा देखिए क्या इन दोनों में विलोम का संबंध है। तो आपका जवाब आएगा नहीं, दोनों में विलोम शब्द नहीं है, बल्कि दोनों समान है। तो ऐसी स्थिति में भले ही योजक चिन्ह लगा हो, यहाँ पर भले ही और लगा हो, अथवा लगा हो, या कुछ भी लगा हो, लेकिन अगर विलोम का संबंध नहीं होगा तो वह द्वंद्व समास नहीं हो सकता। ठीक, इसे हम लोग द्विरूपी समास या अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे शब्द जो समान हो तो वह द्वंद्व समास नहीं होते, चाहे भले ही बीच में योजक चिन्ह लगे हो। बस यही आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, भाई भाई, भाई भाई, क्या ये द्वंद्व समास है। तो आपका जवाब आएगा नहीं, योजक चिन्ह तो लगा है, जो सबसे बड़ी पहचान है इसकी योजक चिन्ह की, योजक चिन्ह तो लगा है, लेकिन इन दोनों में विलोम का संबंध नहीं है, इसलिए यह द्वंद्व समास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर विलोम का संबंध होता तो द्वंद्व समास हो जाता, भाई की जगह बहन होता तो हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे द्वंद्व समास की जो सबसे बड़ी शर्त है वह है दोनों पदों में विलोमतः का संबंध, विपरीतता का संबंध होता है। ठीक है, अब एक बार फिर से परिभाषा पर आते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा होती है कि ऐसे समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, या लगा हो, अथवा लगा हो, और लगा हो, तथा प्रथम और द्वितीय पद के बीच में विलोम का संबंध हो, तो ऐसे समास आपके द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे भाई बहन, लाभ हानि, यश अपयश, दिन और रात। ठीक है, इस प्रकार से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ, यदि नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार दो बार और देखिएगा। और तो और यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स है, बस इतना जितना पढ़ा दिया हूँ बस यही जान लीजिए, यहाँ से 2 नंबर आपका कोई काट नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।